गाड़ी किस क्या बताए थे बुआ? अपवाद। आज चैप्टर चालू करेंगे। 2 गो अपवाद और हैं, बस 2 मिनट में। देखिए, अपवाद के गो बताए थे 4 गो। पांचवा अपवाद है, 6 गो अपवाद बता देते हैं, पांचवा एगो है। पांचवा अपवाद क्या है बायोलॉजी का, वो समझिएगा ध्यान। आप लोग डीएनए के नाम जानते हो? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना? इसका पूरा नाम होता है, यह न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल भी है ये। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, समझिएगा ध्यान से। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को डिटेल से आगे के मतलब के चैप्टर में पढ़ेंगे, किसी चैप्टर में। लेकिन डीएनए की अगर बात करेंगे संरचना का, तो दुनिया के तमाम जीवों में डीएनए जो होगा वो डबल स्टैंडर्ड रहेगा, कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है? डीएनए इस तरह का होता है, इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी दोहरी कड़ी वाले डीएनए। ये जो है दोहरी कड़ी वाले डीएनए है ये, है ना? दोहरी कड़ी वाले डीएनए। तो दुनिया के जितना भी जीव है ना संसार में, पेड़ पौधा हो या जंतु हो या कोई भी हो, सभी जीवों में डीएनए हमेशा क्या होता है? दोहरी कड़ी वाले होते हैं। लेकिन एक स्पेशल है रियो वायरस, ये एक है 5x174 वायरस, वायरस का नाम है 5x174 वायरस। इसको में जो है डीएनए इस तरह से रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड। अपवाद हो गया ना जी, समझो ध्यान से। दुनिया के तमाम जीवों में, कोई भी जीव हो, पेड़ पौधा हो या जंतु हो, उसमें डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होगा, ऐसा ही रहबे करता है डीएनए, दोहरी कड़ी वाले होता है डीएनए। लेकिन 5x174 वायरस विषाणु का नाम है, इसमें डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। ये तो अपवाद है। होना चाहिए कैसा डीएनए? ऐसा है, कैसा? ऐसा। यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड मतलब ये क्या है? जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया ना, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको कहेंगे एक ही कड़ी वाले डीएनए, एक ही कड़ी वाले डीएनए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ही कड़ी वाले डीएनए किस जीव में पाया जाता है, तो 5x174 वायरस में, ठीक है? तो ए है, तो पचमा लिखेगा तो अपवाद नंबर 5। लिखेगा कि सभी
सभी जीवों में डीएनए, सभी जीवों में डीएनए दोहरी कड़ी वाले पाए जाते हैं। सभी जीवों में डीएनए दोहरी कड़ी वाले पाए जाते हैं। सभी जीवों में डीएनए दोहरी कड़ी वाले पाए जाते हैं, किंतु फाई गुने 174 वायरस, किंतु फाई गुने 174 वायरस, किंतु फाई गुने 174 वायरस में, फाई गुने 174 वायरस में डीएनए दोहरी कड़ी वाले पाए जाते हैं। सॉरी, हाँ सिंगल, एक ही कड़ी वाले, फाई गुने 174 वायरस में डीएनए एक ही कड़ी वाले, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ही कड़ी वाले पाए जाते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब लास्ट है, अपवाद नंबर लास्ट है आज के लिए। आरएनए के नाम जानते हो? न्यूक्लिक एसिड का दूसरा प्रकार। दुनिया में न्यूक्लिक एसिड जो है, यानी न्यूक्लिक अम्ल दो ही प्रकार का होता है, आरएनए और डीएनए। चाहे डीएनए कहो पहले, चाहे आरएनए, ये दो है। तो देखिए, डीएनए और आरएनए, आरएनए का पूरा नाम है आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, समझिएगा ध्यान से। आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, तो इसका एकदम उल्टा संरचना है, याद रखिएगा। डीएनए किसी भी जीवों में डीएनए दोहरा कड़ी वाला होता है, लेकिन आरएनए इसका उल्टा होता है। आरएनए किसी भी जीवों में, आरएनए हमेशा क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। देखो उल्टा हो रहा है, अब उल्टा समझिएगा। किसी भी जीवों में जो आरएनए होता है, ऐसा होता है कोई भी जीव में, लेकिन इसका भी अपवाद है। एक है रियो वायरस, रियो विषाणु, रियो विषाणु नाम है विषाणु का, ये भी वायरस है। इसको में आरएनए डीएनए की तरह रहेगा, दोहरी कड़ी वाले। तो ये दोनों के दोनों अपवाद याद रखिएगा। जब डीएनए पढ़ाया जाएगा तो लिखा जाएगा कि डीएनए जनरली डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, मतलब डीएनए सामान्यतः दोहरी कड़ी वाले संरचना होते हैं। तो उसी में से कोई कह देगा कि अब 5 गुने 174 वायरस में है, तो क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड। ये अपवाद है, परीक्षा में पूछते रहता है, इसलिए बता रहे हैं सब अपवाद। और दूसरी एक ठीक उल्टा, आरएनए दुनिया के सभी जीवों में जनरली आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, बट इन रियो वायरस आरएनए बिकम्स क्या? डबल स्टैंडर्ड। समझ गया ना? मतलब कि आरएनए सभी में, सभी जीवों में आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक ही कड़ी वाला होता है, किंतु रियो वायरस में आरएनए डीएनए की तरह कैसा होता है? तो लास्ट हो गया आज आपका, तो ये लास्ट लिख लीजिए, उसके बाद आप चैप्टर चालू कर रहे हैं। लिखिए, हाँ छठा पद लिखिए। सभी जीवों में आरएनए, सभी जीवों में आरएनए एक ही कड़ी वाले पाए जाते हैं। सभी जीवों में आरएनए एक ही कड़ी वाले पाए जाते हैं, एक ही कड़ी वाले पाए जाते हैं, किंतु
रियो वायरस, किंतु रियो वायरस में आरएनए, रियो वायरस में आरएनए दोहरी कैरी वाले होते हैं। दोहरी कड़ी वाले होते हैं। चलिए, जो इंट्रोडक्शन था मोटा मोटी हम आपको खत्म कर दिए। अब हम आपको एक कॉमन चैप्टर लेके चलते हैं जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक आप बायोकेमिस्ट्री पढ़िए, है ना। ये चैप्टर आपका सिलेबस अलग नहीं है, 11th में पढ़ना है। अधिकांश लोग इसको जल्दी पढ़ाता ही नहीं है, जहां तहां से साइटोलॉजी चालू कर देगा तो हिस्टोलॉजी चालू कर देगा। तो यह भी है बीच का ही है चैप्टर, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट नहीं निकला है तो कॉमन चैप्टर पढ़ाने का मुझे मौका है, लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा तो हम शुरू से चैप्टर पढ़ाएंगे। हम वो काम नहीं करते हैं कि जो मनपसंद चैप्टर आया हम पढ़ा दिए। मैं शुरू से पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी, क्योंकि आपका परीक्षा बार बार हम बोल रहे हैं कि बार आपका परीक्षा होगा। अब टेस्ट होता है ना, हर महीने टेस्ट हो रहा है, पहले नहीं होता था तो चल जाता था, सबका दाल गल जाता था टीचर को। अब नहीं दाल गलने वाला। आप आपको आवे या ना, आपको उसको चैप्टर को पढ़ाना होगा। नहीं पढ़ाता तो आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि अगर जाएगा परीक्षा देने के लिए तो वहां पर पहला दूसरा तीसरा चैप्टर से शुरू से ना सरकार लेगा जी, सिलेबस के अनुसार ना लेगा थोड़े ना। आपका पहला ही टेस्ट अगर लेगा वो, तो थोड़े ना छठा सतमा से लेगा, आठवां नंबर से लेगा। तो हम तो शुरू से पढ़ा रहे हैं, पहला चैप्टर से चालू करते हैं, तो इसलिए सब परेशानी लड़कन को नहीं होता। लेकिन जहां तहां से हम नहीं पढ़ाएंगे। ये जान के चैप्टर हम चालू किए हैं कि इसको में कॉमन चैप्टर है, प्रोटीन फैट ये सब के बारे में आप जान जाइए बढ़िया से, माइक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल। तो आज का चैप्टर होगा बायोकेमिस्ट्री चालू करना है। इसको आप स्टॉप कर दीजिए यहीं पर, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का। देखो, इंट्रोडक्शन का कोई अथाह नहीं होता है, जितना निकाल के बना सकता है, लेकिन जनरली जो मोटा मोटी आपके लिए 11th के लिए था हम बता दिए हैं। अब है चैप्टर का नाम होगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, इसको हम लोग बोलते हैं जैव रसायन। जैव रसायन, ये है बायोकेमिस्ट्री। ध्यान से सुनिएगा इसको में क्या पढ़ना है हम लोग को, जैसे तरह सुनिए। देखिए, ये बायोकेमिस्ट्री, इसको में दो सब्जेक्ट मिक्स है बुआ, समझिए ध्यान से। जितना ठेठ भाषा में समझना समझ जाइए, समझ गया ना। मैं कह रहा हूं कि बायोकेमिस्ट्री, आप जानते हैं कि बायो का मतलब क्या हुआ, लाइफ। अब बायो मतलब बायोलॉजी, मतलब इसका पूरा नाम लिखा जाए तो बायोलॉजी। बायो क्या कहें, बायो मीन्स क्या होता है, ग्रीक शब्द है ना। बायो का मतलब लाइफ है ना, मतलब जीवन। इसको में जीवन का अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री माने रसायन, रासायनिक पदार्थ। तो इसको में बायोकेमिस्ट्री, इसको में दो चीज से बना हुआ है। एक तरफ है बायोलॉजी, इसको में बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान। अब प्लस क्या होगा, रसायन यानी केमिस्ट्री। यानी रसायन। आप जरा समझेगा, यानी कि इसको में जीव विज्ञान और रसायन दोनों का मिक्स है। इस चैप्टर में हम लोग आखिर में पढ़ेंगे क्या, इसको में जैव रसायन के अंतर्गत, या जैव रसायन जीव विज्ञान की वह शाखा है। साइंस हो गया, दोनों मिक्स है ना। तो जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी जीवों के अंदर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। उसका शरीर कौन कौन रासायनिक पदार्थ का बना हुआ है
और उसके शरीर में कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है। वो ना रहेगा तो क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। समझ रहे हैं ना। हमारे शरीर में जो केमिकल है वो जरूरत के हिसाब से परसेंटेज में रहे तो हमारा शरीर संतुलित रहेगा। लेकिन अगर उसका परसेंटेज गड़बड़ा गया, गड़बड़ाए का मतलब ज्यादा भी हो सकता है और या कम भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम लोग में समस्या उत्पन्न हो जाता है, बीमारी होने लगता है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है इसके शरीर में पोषक पदार्थ अनबैलेंस है, इसके शरीर में फलना केमिकल की कमी है या ज्यादा है। कमी हो तो टैबलेट देगा खाने के लिए, ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने वाला दवा देगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये दोनों को मिक्सिंग को आपको हम पढ़ाएंगे। इसको मैं जो केमिकल चिप पढ़ाएंगे और उसका आपके शरीर में या किसी भी जीवों के शरीर में यूज किया है, वो रह के क्या कर रहा है और ना रहता तो क्या हो जाता, यही चीज के बारे में आप पढ़िएगा इसको में। मतलब तो जैव रसायन के अंतर्गत किसी भी जीवों के अंदर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। समझ गया ना। तो सबसे ऐसे बना करके सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे आप लोग। ये चालू कीजिए आप इस चैप्टर को। अब लिखिएगा तो एरो दे के लिखिएगा, नीचे सेंटेंस चालू कीजिए। इसके बारे में लिखिएगा कि किसी भी जीवों के भीतर, किसी भी जीवों के भीतर पाए जाने वाले, किसी भी जीवों के भीतर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों के, रासायनिक पदार्थों के, रासायनिक पदार्थों के संपूर्ण अध्ययन को, रासायनिक पदार्थों के संपूर्ण अध्ययन को जैव रसायन कहते हैं। जैव रसायन कहते हैं। कहते हैं जैव रसायन कहते हैं। अब देखिए, अगर देखा जाए दुनिया के तमाम जीव, सुनिए पहले ध्यान से, दुनिया का तमाम जीव, पेड़ पौधा हो या जंतु हो, जीव के कोशिकाओं में कोई भी जीव के शरीर जो है उसको में जो केमिकल का जो कंसंट्रेशन है, केमिकल का प्रतिशत मात्रा कितना होना चाहिए। अब गलती से ये ना समझेगा कि हमको एक स्पेशल जीव की बात मैं कर रहा हूं। मतलब जीव बनने के लिए, जान प्राण रहने के लिए कौन कौन केमिकल का कितना परसेंटेज चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान फिर से मैं कर रहा हूं कि दुनिया के प्रत्येक जीवों के निर्माण के लिए, जीवों के जीवन के निर्माण के लिए, उसके शरीर को सुचारू ढंग से चलने के लिए कितनी कितनी प्रतिशत मात्रा में कौन कौन केमिकल चाहिए। अब केमिकल में क्या होगा, जगह कोई तत्व ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, यही सब होगा ना। तो ये इसका परसेंटेज क्या होगा। मैं फिर से बोल रहा, एक आदमी का नहीं, वो परसेंट उसके शरीर के, अब एक हाथी है तो हाथी का शरीर है, एक चूहा का शरीर है, सपोज दैट। तो चूहे के शरीर में, समझिएगा ध्यान से, चूहे के शरीर में कार्बन होगा ना जी, उसको में भी कार्बन, उसमें भी हाइड्रोजन, उसमें भी ऑक्सीजन। तो उसके शरीर के हिसाब से तो परसेंटेज, तो बहुत बड़ा हाथी हो चाहे चूहा, परसेंटेज तो सबको उतने ना आएगा। परसेंटेज तो वही आता, लिया जाता है 100% के अंतर्गत लेंगे। तो ये बात को समझिए, जो हम परसेंटेज लिखाने जा रहे हैं वो सभी जीवों के शरीर के हिसाब से वही परसेंटेज रहेगा। समझ गया। जैसे देखिए हम पहले लिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रत्येक जीवों का
में जो रासायनिक पदार्थों का जो प्रतिशत मात्रा है वो भिन्न भिन्न प्रतिशत मात्रा में उसके शरीर के निर्माण, मतलब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि किसी भी जीवों के शरीर के निर्माण में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व की जरूरत है। परसेंटेज लिखे से तो यही ना साबित होगा कि जरूरत तो सबका है, लेकिन सबसे ज्यादा शरीर के निर्माण में किसका है, समझ गया ना। वो उसके बारे में आपको जानना है। यानी कहने का मतलब है कि अगला पॉइंट आपका यह होगा कि प्रत्येक जीवों के निर्माण के लिए, प्रत्येक जीवों के शरीर के निर्माण के लिए निम्नलिखित प्रतिशत मात्रा में रासायनिक पदार्थों की जरूरत होती है। अब वो जो इस प्रकार से है, तो कॉमन रूप से बता रहे हैं कोई भी जीवों के लिए, तो एरो दे करके लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा कि प्रत्येक जीवों में प्रत्येक जीवों में प्रत्येक जीवों में प्रत्येक जीवों में रासायनिक प्रत्येक जीवों में रासायनिक पदार्थ विभिन्न प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे देखिए विभिन्न प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए समझो बुआ ध्यान से, जैसे कि मनुष्य का ही शरीर, सपोज दैट कोई एक एग्जांपल लेकर हम आपको बताना चाहते हैं, अपना ही शरीर को समझिए। तो हमारा शरीर जो बना, इसको में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व भाग ले रहा है, उसके बाद कौन तत्व भाग ले रहा है, उसके बाद कौन तत्व तो मैं किसी एक जीव का नहीं बता रहा, मैं पूरे संपूर्ण जीवों का कॉमन रूप से परसेंट उसके शरीर के निर्माण के लिए इतना चाहिए। जैसे जीवों के शरीर के लिए मान लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा, उसके बाद है कार्बन, फिर है हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, पेन का नहीं चल रहा, इसको रिफिल लाना पड़ेगा जी। और कैल्शियम। अब देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम, ये सबसे ज्यादा जीवों के शरीर में कंसंट्रेटेड अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा और तत्व है जो इसका परसेंटेज कम है, कम भी चलेगा तो कम चलेगा, लेकिन इसका परसेंटेज गड़बड़ाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। जैसे ऑक्सीजन, हम किसी भी जीवों के शरीर में, एक जीव के शरीर की बात मैं कर रहा हूं, किसी भी जीवों के शरीर में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, लगभग 62%। कार्बन लगभग 20% रहना चाहिए, हाइड्रोजन लगभग 10% रहना चाहिए, नाइट्रोजन 3% रहना चाहिए, कैल्शियम लगभग 2% रहना चाहिए। इसके अलावा अन्य तत्व में हम संकेत लिखेंगे। इतने तत्व बहुत सारा संकेत तो जानबे करते होंगे आप लोग, जैसे कि मान लेते सोडियम Na, है ना, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद हो गया फास्फोरस हो गया, बहुत सारा है, पोटेशियम है, कैल्शियम तो लिखा ही गया है ना। तो ये सब, उसके बाद Fe है, आयरन की भी मात्रा है, तो ये सब कितना परसेंट में आएगा, 3%। ठीक है, ये 3% में, और ETC यहां कर दीजिए, ETC, और बहुत सारा तत्व रह सकता है जरूरत के हिसाब से, और फास्फोरस भी आएगा, फास्फोरस तो लिखे दिए। तो देखिए इतना परसेंट के हिसाब से शरीर के निर्माण के लिए जरूरी है जी।
किसी भी जीवों के शरीर के लिए, मैं एक जीव की नहीं बात कर रहा, कोई भी, जैसे चूहा है तो चूहा का शरीर जितना है उसके हिसाब से और में सबसे ज्यादा कौन रहेगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऐसे समझना है। अगर कोई हाथी है तो उसको में सबसे ज्यादा क्या रहेगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, समझ रहे हैं? तो ये है, इसको जोड़ो तो आता है 100%। 3 2 5 2 7 3 10, 6 2 8 1 9, हाँ लगभग आ गया। तो देखिए पूरा आ गया। तो ये जो है परसेंटेज है, ये किसी भी जीवों के लिए, कोई एक स्पेशल जीव के नहीं, मतलब इसके हिसाब से इसको मैं यही समझना कि सबसे ज्यादा कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये समझो। किसी का फिक्स परसेंटेज में नहीं लिखा है, कॉमन, तो इसको उतारिए। हाँ होगा, तो होगा ना, तो वो बैलेंस करेगा एक दूसरे में। तो वो मान लेते हैं कि उसको में 64 है, तो उसके हिसाब से, लेकिन नंबर 1 पर ऑक्सीजन में रहेगा, ये समझो। नहीं समझ रहे बात को? मतलब कि हम ये दिखाए हैं कि एक सबसे ज्यादा शरीर में किसी के निर्माण के लिए कौन जरूरी है, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन। ये समझिए, इसका परसेंटेज कोई किताब देखे, कोई किताब इसका परसेंटेज कम बेस लिख भी सकता है, लेकिन उसको यह साबित करना होगा कि सबसे ज्यादा कौन रहेगा। यही बात को समझना, ज्यादा दिमाग ना लगाइएगा इसमें, क्योंकि हर किताब परसेंटेज में बड़ी वेरी कर देगा। इसमें कॉपर वगैरह भी रहेगा। आप एटीसी के पहले कॉपर भी है आपके पास में, कॉपर भी लिख सकते हैं, है ना, कोबाल्ट भी लिख सकते हैं, ये सब भी रहता है शरीर में, कोबाल्ट वगैरह, एटीसी। जानते हो ना, सगरो इंजोर ढिबरिया भी जो अंधार होता है? देखा, अगर ढिबरी बारोगे ना लैम्प, तो सगरो इंजोर रहेगा, वो करे पास में जो अंधार रहेगा। ये बाबू साहब चलता है, घर ही से लेट से चलता है। हो गया? चलिए अब देखिए, अब इसको में पढ़ना क्या है, ये तो कॉमन रूप से हो गया। किसी भी जीवों के शरीर में, जो शरीर है उसको में जो केमिकल है, जो अणु के रूप में ज्यादातर रहता है, अणु के रूप में, है ना। तो जीवों के शरीर में पाए जाने वाले अणुओं को हम लोग क्या कहेंगे, जैव अणु कहेंगे। क्या बोलेंगे? जैव अणु। इसको कहेंगे बायोमोलिकुल्स। अरे मोलिकुल्स तो ऐसे भी है, मोलिकुल्स तो दीवार में भी है ना, है? तो मोलिकुल्स इसको में दीवार में है, तो वह जो इसको में मोलिकुल्स बना हुआ है, तो जो निर्जीव पदार्थ में सिर्फ पाया जाता है, लकड़ी में भी है, वो दीवार में भी है, मिट्टी में भी है, जो हमारे शरीर में नहीं है, तो वो जैव अणु नहीं होगा। वैसा अणु जो जीवों के शरीर के निर्माण में मदद करे, वैसा अणु जो जीवों के शरीर में पाया जाता है, तो वैसे अणु को क्या कहेंगे? जैव अणु कहेंगे। तो इसको मैं एक्चुअली में जैव अणु ही पढ़ना है आपको। जीवों के शरीर में पाए जाने वाला चीज को मैं पढ़ाऊंगा। आटा झिटकी खपड़ा में क्या क्या पाया जाता है उसे वो केमिस्ट्री वाला जाने। मुझे पढ़ाना है उस केमिकल के बारे में जो जीवों को डिस्टर्ब करता है,
उस केमिकल को बारे में पढ़ाएंगे जो जीवों को प्रभावित करता है, उस केमिकल के बारे में हम पढ़ाएंगे जो जीवों के लिए अति आवश्यक है, जो जीवों को उससे कोई लेना देना नहीं, वो पढ़ाना किसका काम है? केमिस्ट्री वाला का। समझ गए ना? तो इसीलिए मैं ये चालू किया हूं चैप्टर कि हम कौन सा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो देख लीजिए आपको डीएनए वगैरह सब बायोमोलिकुल्स है, डीएनए बायोमोलिकुल्स है। केमिस्ट्री वाला को भी पढ़ाना चाहिए, डीएनए पढ़ाना भी है उन लोग को। जब केमिस्ट्री पढ़िएगा ना तो उसको में डीएनए आरएनए पढ़ना है। तो हम जो पढ़ाएंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मिला के पढ़ाएंगे, वो खाली केमिस्ट्री केमिकल पढ़ाएंगे, हम दोनों पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मिक्स करके डीएनए पढ़ा देंगे। और एक बात गारंटी है, इस बात को एकदम तय कहीं पर लिख लीजिए, जब मेरे यहाँ से बायोलॉजी पढ़ोगे ना, मेरे यहाँ से क्या, और कहीं पर भी जाए ईमानदारी से जो बायोलॉजी पढ़ा दिए, तो केमिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, गारंटी लिख के देते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको मैं चाह रहा था कभी दिखाना तुम हमको, समझ गया ना? जब मैं पढ़ा दूंगा ईमानदारी से, बशर्ते कि मेरा कॉपी में जितना पढ़ाए रहना चाहिए। केमिस्ट्री का कुछ परसेंटेज जो है क्वेश्चन हमको बायोलॉजी पढ़ाने से बन जाए, जैसे डीएनए पढ़ाएंगे, आरएनए पढ़ाएंगे, एंटीबायोटिक पढ़ाएंगे, ये सब उसको मैं केमिस्ट्री में पूछता है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इसको मैं देखना तो समझ में आता है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री किस तरह से जरूरती रिलेटेड है, समझ गया ना? लेकिन बायोलॉजी पढ़ाने वाला ईमानदारी से पढ़ाए, तो फोकसमारी से नहीं। अगर फोकसमारी से पढ़ा दिया, आपको वही चीज पढ़ाया जो बड़ी आसानी से खाली समझ में आ जाए, तो समझो कि कहीं गड़बड़ है। जब आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ जरा मना उस चीज को समझने में, बड़ी आसानी से समझ गए हैं, है ना? थोड़ा सुन भी बात नहीं हुआ है, बिना किताब देखे हुए, बिना पहले से जाने हुए एकदम आसानी से जान गए हो, तो उसको थोड़ा सुन आप फिर से देखिए, गड़बड़ जरूर है। रटा रटाया चीज, जो जाना पहचाना चीज खाली आपको बताया जा रहा है, 1 मिनट में ही ठहरो उसको, चाहे मेरे यहाँ ही क्या है नहीं रहे। क्योंकि आप मैट्रिक में जो पढ़ते हो बायोलॉजी, उसी चीज को हम पढ़ाएंगे तो बड़ी खुश होगा, कह रहे था बड़ी आराम से समझ में आ रहा है। तो मैट्रिक और आईएससी का जमीन और आसमान का फर्क है। इस बार परीक्षा दिया है ना सब, उससे जाकर के मिलो, आप पूछो कि क्या हाल है आपका, क्या बड़ा बुरा हाल है, समझ गया? जो ईमानदारी से पढ़ा है उसको कोई प्रॉब्लम हुआ है। थोड़ा सुनो किया क्या है ना, इस बार सब लड़का जो तेज भी लड़का वो फांस गया कैसे फेरा में, कि माहौल पर निर्भर करता। आप कितना बढ़िया पढ़िए, अब बढ़िया माहौल वाला में ना पढ़िएगा ना, तो आप कितना मतलब पढ़ोगे तो लगेगा कि जैसे मान लेते हैं कि लकीर है, इतना में सब उछल रहा है लड़का, इतना में उछल रहा है, यही उसका लकीर है, ये इतने में उछल रहा है, तो आप जाकर के इतना में उछले हैं, तो इतने में ना आप खुश है कि अरे उछले थे ना, मेरा से ज्यादा जाना है, इतने ना ज्यादा जाने हो जी है। लेकिन आपसे जो बेहतर पढ़ रहा है वो आपके पास आएगा तो कहेगा अरे तू इतने में उछल रहे ना, हम इतना नहीं रहे। आप देखो, ये तो तुमसे ज्यादा जानता है, तब तुम्हारा मुकाबला अभी तक इसको से हुआ था, इसको से कहां हुआ था, और आपका मुकाबला वहां से होना है जो पूरे बिहार भर में एक ही सवाल न रहता है। तू कहीं का रहे, हिलसा का रहो चाहे देहात के रहो, क्वेश्चनवा एक ही ना रहता है, सेटवा ना अलग है जी, क्वेश्चन तो एक ही है पूरा बिहार भर के। और दिमाग में रखो, उसी क्वेश्चन से सरकार को टॉपर भी चुनना है कि नहीं? तो टॉपर कैसे चुनेगा? ऐसे ही बिना पढ़ ले। तो आप कहां से हैसियत लेके गए, आप किस माहौल से गए हैं? आप माहौल से गए हैं यहाँ पर घच पर, जो भीड़ दिखा दिखा कर करके आपको जो ठगा है यहां पर, तो आप जान लीजिए आप बच्चे नहीं है। दिमाग में सोचो कि उस भीड़ में कितना पढ़ने वाला लड़का है, उसको पर भी ध्यान दो। भेड़िया के जात होता है, अगर उस जो परसेंटेज है वो आप सही लड़का के साथ जरा बिहेव करके देखिए, उसका यहां पर जो लेवल था ना, आप यहां पे थे, आपको यहां पे होना चाहिए था, तब ही आप टॉप करोगे। ये लेवल से बड़ी दूर है, यहां तक पहुंचने नहीं दिया आपको, यहां तक पहुंचने नहीं दिया। कोई आ गया ना यहां पे, आप जो परीक्षा देने जा रहे तो आपका लेवल यहां होना चाहिए। अब तू है यहां, परीक्षा में सवाल पूछ रहा है, यहां से टच कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे। समझ गया ना? इसलिए ये जो देख रहे हैं ना, ये जो जो परसेंटेज है, ये सब ध्यान से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। और किसको धोखा दे रहे हो? गार्जियन बेचारा। सिर्फ आपको दुनिया में माँ बाप ही हैं जो एनी टाइम मतलब हर समय आपके जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेगा। उसके बाद कोई नहीं पूछता। और एक समय ऐसा आएगा कि उनका भी विश्वास अगर डगमगा गया आपके प्रति, बहुत दिक्कत हो जाएगा जी। इतना दिक्कत होगा ना कि कुछ कह नहीं सकते हो। अभी आपके पास 2 साल समय है ना, जिंदगी बनाने वाला समय है। इसको मैं अगर लड़कन के चक्कर में पड़ा या किसी के चक्कर में पड़ा, क्योंकि एक बात बताते हैं, जो नहीं पढ़ने वाला है वो बर्बाद करने में बड़ी तेज है। समझ गया ना? पढ़े या ना पढ़े, आपको कहेगा कि हम ऐसा, तो उसको भी। तो आप पढ़ाई के मामला में जीवन भर 2 साल अगर सही ढंग से पढ़ लिए ना, तो आपका आगे का 60-70 वर्ष की जिंदगी अच्छा से कटने वाला स्वर्ग में। और अगर 2 साल ऐसे कर लिए तो 60 वर्ष की जिंदगी नरक में जाने वाला है। तो 60 वर्ष का स्वर्ग चाहिए कि 2 वर्ष का स्वर्ग चाहिए? 2 वर्ष का स्वर्ग नहीं, कैसे जो बताते हैं 2 वर्ष का स्वर्ग नहीं समझे? जब आप दोनों खोज रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। एक ही, हाँ, ये आपके भावना पर निर्भर करता है कि दोनों स्वर्ग है दोनों स्वर्ग। आप पढ़ाई को स्वर्ग मान लो, आप किसी चीज में मन लगा लीजिए। अरे स्वर्ग है क्या? स्वर्ग कोई मतलब कि एक खूबसूरत जगह नहीं है। स्वर्ग किसको कहते हैं? जहां पर आपको मजा लगे, जहां पर आपको मन लगे, वही तो स्वर्ग है। अब अगर आप बना लिए कि पढ़ाई मेरा जिंदगी है, जो लड़का पढ़ाई को जिंदगी मान लेगा तो वही तो उसको स्वर्ग है, उसको बड़ी मजा आएगा। न तो एक बार ईमानदारी से ये जान करके हमको पढ़ना कुछ करना है और पढ़ते रहो, कोई लड़का का डिस्टर्ब कर देखो तो कितना कस के गुस्सा आएगा। तुम करेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब तुमको उसको में स्वर्ग नजर आ रहा है, तो तू पढ़ाई कर रहा है 2 साल, तो स्वर्ग में हो तुम, क्योंकि तुमको उसको में मजा आ रहा है। तो जेरा में मजा है वही ना स्वर्ग है जी। तो तुमको पढ़ाई में मजा आ रहा है तो 2 साल वो भी स्वर्ग है, और उसके बाद जो स्वर्ग आने वाला है वो और अलग प्रकार का स्वर्ग आ जाएगा। तो स्वर्ग तो है ही है, बिल्कुल है। तो लेकिन जो लड़का समझ रहा है 2 वर्ष के खुशी कि हमको यही स्वर्ग है, तो 60 वर्ष की जिंदगी नरक में जाएगा उसका। समझ गया ना? इसीलिए कह रहे हैं, अरे नरक है क्या जी? कष्ट, तकलीफ। किसको तकलीफ कष्ट होगा? अगर पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो कहीं जाकर के बोरा ढोएगा, सीमेंट का बोरा ढोवे, सब्जी बेचे, या फिर और कुछ करे। कोई सोच रहा है कि हमारे बाबूजी के इतना खेत है, तो पैसा कखनी खत्म हो जाता, कोई ठिकाना नहीं, जरूरत की चीज खत्म है। इसलिए कह रहे हैं कि पढ़िए। अब पढ़ लिख के कुछ भी बन सकते हो, पढ़ लिख गया तो कुछ भी बन सकते हो, और नहीं पढ़ करके सिर्फ एक ही चीज बन सकता है। अब पढ़ लिख के दोनों चाहिए, मन जी करे पढ़े वाला भी काम कर सकते हो। समझ गए? तो इसीलिए कह रहे हैं, ये सब कभी कभी बीच में आ जाता, हम कैसे बोल देते हैं, सब चीज जल्दी बोलते नहीं है। देखिए हमको इतना, देखो पढ़ाई पे ज्यादा बिना मतलब के फोकस अथी नहीं बताते, उतना कभी कभी बोला जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए, ये जो अब है बायोमोलिकुल्स के बारे में पढ़ना। देखिए, डोंट डिस्टर्ब बोल, ठीक है। देखो ये भी इसको पर भी बोले का नहीं, गुस्सा नहीं, तुम पर नहीं बोल रहे, तुम पर नहीं बोल रहे। यही तो बात है बुआ, ये जो अंग्रेजी, ये बता देते हैं अंग्रेजी। अब कहेगा अंग्रेजी वाला कोई टीचर कहेगा कि यही सब कुछ बकते रहते हैं। सवाल यही है, जैसे ये लड़का बोला डोंट डिस्टर्ब, अच्छी बात है, बोल चल की भाषा में अच्छी बात है, लेकिन हाँ नहीं, ये जो बोला एक सब देखे सोशल मीडिया पर कभी कभी देखना, तो जो स्टेशन पर जो कूली रहता है ना, अब तो कूली का भी पता नहीं, जो बोझा ढोने वाला, और वो फर्राटे से इंग्लिश कितना बोलता है जी, रट्टुमल है। कहा जानते हो, वो प्रैक्टिस कर लिया कि विदेशी को हमको कैप्चर करना, विदेशी में उतरता है तो वो अंग्रेजी में नहीं बोलेगा, तो विदेशी समझ में नहीं करेगा।
अब वो इतना इंग्लिश जानता है, मतलब बोलचाल की भाषा में, तो क्या कहोगे कि उसको बड़ी अंग्रेजी आता नहीं। तो कुछ टीचर ऐसा कर देता है कि दिस दैट इज दैट बैठ कर करके आपको बता दें, लेकिन कंपटीशन में बैठोगे स्वाहा ई का। अरे ऐसा तो रिक्शा चलाने वाला भी बात करने के लिए 2-4 भाषा 10 भाषा ऐसा, अरे घस कटबो के तो बोलते रहो तो इंग्लिश में डेली वो सीख जाएगा बोलने के लिए। तो हाँ, तब बायोलॉजी, हाँ स्पोकन, तो कहा कैसे सही करें। कुछ कुछ भाषा ऐसा ना वो बोल देगा तो लगा ये कैसे समझ जाता है इतना, बोलते 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 स्पोकन। लेकिन कंपटीशन स्पोकन नहीं होगा, वहां पर डीपली जानना होगा, समझ गया ना। चलिए देखिए यहां पे, तो अब है बायोमोलिकुल्स के बारे में पढ़ना। बायोमोलिकुल्स पढ़ना है इसको में, जैव अणुए। मोलिक्यूल में नहीं क्या हुआ, अणु, जैव अणु है। जैव अणु के बारे में पढ़ना है बॉयज को। तो जीवों के शरीर में पाए जाने वाले अणुओं को क्या कहते हैं, जैव अणु कहेंगे। सबसे पहले तो यही लिखना है, उसके बाद कितने प्रकार के हो तो वो लिखाएंगे। तो आज अच्छा चलो लिखो, 2-3 लाइन लिखा के छोड़ देंगे। लिखिए लिखिए, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले अणुओं को, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले अणुओं को, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले अणुओं को जैव अणु, जैव अणु कहते हैं। अच्छा देखो जैव अणु बायोलॉजी के हिसाब से समझो, जो बायोकेमिस्ट्री चालू किए हैं उसके हिसाब से हम 2 प्रकार के बताएंगे, समझिएगा। आप लिखिए ओके नहीं, जस्ट खाली समझा दे, क्योंकि कल बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहला है माइक्रोमोलिकुल्स, यानी माइक्रो का मतलब क्या होगा, सूक्ष्म। अब मोलिकुल्स माने अणु, ये है सूक्ष्म अणु। और दूसरा है मैक्रोमोलिकुल्स, यानी बृहत अणु, बृहत अणु, ठीक है। तो सूक्ष्म अणु ये कोशिका झिल्ली से आर पार करेगा, समझ गया ना। वैसा अणु जो अपेक्षाकृत छोटा है, इसको तोड़ करके रेड़ा से भी छोटा अणु बनाया नहीं जा सकता है, और ये कोशिका झिल्ली से आर पार कर सकता है। उल्टा ही होगा, बृहत अणु ये कोशिका झिल्ली से आर पार नहीं हो सकता है, इसको तोड़ करके और सूक्ष्म अणु बना, यानी ये टूट करके ये बन जाएगा, लेकिन ये टूट करके ये नहीं बनेगा। इसको में कौन कौन है, सूक्ष्म अणु में कौन कौन है वो बताएंगे, और बृहत अणु में कौन कौन है वो बताएंगे, ठीक है। तो ये हम कल बताएंगे, ठीक है। कल बढ़िया से समझा करके, जानकारी नहीं लिखाए अभी तो ये टाइम हो गया।